हे गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो पहला जो आपका आज का क्वेश्चन है वो है, एक खाद्य भंडार में 45 बच्चों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, वही भंडार 27 बच्चों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम कहते हैं रिवर्स यूनिटरी मेथड। ठीक है, रिवर्स यूनिटरी मेथड। अब रिवर्स यूनिटरी मेथड से पहले आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए और फिर इन दोनों के बीच का अंतर भी आपको समझना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। वो तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि अगर 10 रुपए में, मान लीजिए 10 रुपए में 25 चॉकलेट्स मिल रही हैं, तो 20 रुपए में, या थोड़ा कुछ कॉमन नंबर ले लेता हूँ, 13 रुपए में कितनी चॉकलेट मिलेंगी। 13 रुपए में चॉकलेट लेने के लिए आप क्या करोगे, पहले 1 रुपए में कितनी मिलेगी वो निकालोगे। तो 1 रुपए के लिए क्या करते हैं, 25/10 है, 25/10, ये एक का हो गया, और 13 के लिए × 13 करते हैं, ये सबको पता होगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मल यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं, नॉर्मल यूनिटरी मेथड। यूनिट का मतलब वन, यूनिट का मतलब वन, यानी एक की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद बाकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल यूनिटरी मेथड। अब एक होता है रिवर्स यूनिटरी मेथड। अब उस रिवर्स का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, 45 बच्चों के लिए 60 दिन की है, तो 27 बच्चों के लिए निकालिए। अब अगर किसी को पता नहीं है तो वो क्या करेगा कि भाई 45 बच्चों के लिए, 45 चिल्ड्रन के लिए 60 दिन, एक चिल्ड्रन के लिए 60/45, और 27 चिल्ड्रन के लिए × 27। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम लोग 10 रुपए में 25 चॉकलेट हमें मिलती है, तो 13 रुपए में डेफिनेटली जो वैल्यू आएगी वो 25 से बड़ी आएगी, है ना। 10 रुपए में अगर 25 चॉकलेट मिल रही हैं, तो 13 रुपए में जो वैल्यू आएगी वो 25 से ज्यादा ही आएगी। और अगर यहाँ पे 13 की जगह हम 10 से कम वैल्यू लेते, 9, 8, 7, 6 कुछ लेते, तो वो वैल्यू 25 से कम आती। मतलब यहाँ अगर बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ अगर कम हो रहा है तो यहाँ भी कम होगा। लेकिन जब ये वैल्यू चेंज होने लगती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 45 बच्चे हैं, मान लीजिए 45 बच्चे, 60 दिन, 60 डेज, 45 बच्चों का खाना 60 दिन चल रहा है, तो डेफिनेटली अगर बच्चे बढ़ेंगे तो दिन भी तो कम हो जाएंगे ना। अगर बच्चे बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे, ना कि बढ़ेंगे। भाई खाना और कम चलेगा। अगर कोई खाना 2 लोग खा सकते हैं, तो अगर 3 लोग आ गए तो खाना तो कम चलेगा ना। वो समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम हो रहा था तो ये भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। तो अगर यहाँ पे चीज रिवर्स हो रही है तो यहाँ पे भी आप रिवर्स करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन की वैल्यू को निकालने के लिए, दोबारा समझना है यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल यूनिटरी मेथड की बात करते हैं, जब तो हम क्या करते हैं, वन की वैल्यू को निकालने के लिए 25/10 कर देते हैं। फिर 13 की वैल्यू निकालने के लिए या 15 की वैल्यू निकालने के लिए 25/10 × 15 कर देते हैं। यानी पहले डिवीजन करते हैं वन के लिए और फिर इंटू करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा करना है, क्योंकि उल्टा हो रहा है तो करोगे भी उल्टा। 45 बच्चों के लिए खाना 60 दिन चल रहा है, तो एक बच्चे के लिए, भाई अगर एक बच्चा है तो खाना तो ज्यादा चलेगा ना, मोर चलेगा। तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है, 60 × 45 कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्यों, अगर डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो 60 से कम हो जाएगी, लेकिन वैल्यू तो यहाँ पे बढ़नी चाहिए। तो एक बच्चे के लिए खाना चलेगा 60 × 45। अब एक से हम पहुंचे 27 बच्चों पे, तो एक के लिए अगर 16/45 चल रहा है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ कम होगी, और कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। आप इसको ऐसे भी याद रख कर सकते हो कि नॉर्मल यूनिटरी मेथड में पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन रिवर्स यूनिटरी मेथड में पहले मल्टीप्लाई होता है फिर डिवाइड होता है। अब इसको हम कट कर देते हैं, 9 5 45, ठीक है, 9 3 27, 3 से इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6 0, तो ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, 100। ठीक है, 100 आपका हो गया, यानी 100 दिन जो है 27 बच्चों के लिए खाना चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिटरी मेथड और रिवर्स यूनिटरी मेथड दोनों ही समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो यार एक लाइक बटन तो बनता है, अगर आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो और इजीली समझ में आ गया है तो, है ना। हिट द लाइक बटन और रेगुलर वीडियोस को देखिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है, जबकि रजत राज उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम पर लगाने में उसी काम को वे कितने दिन में पूर्ण करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए समय व कार्य आपको आना चाहिए। समय व कार्य के बहुत बेसिक जो है आपका जो बेसिक तरीका है, जो आपके बुक्स में आपको मिलेगा, वो तरीका आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जी रहे हैं 2023 में, कहाँ आप मुगल शासन के ज़माने का तरीका कर रहे हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम एंड वर्क जरूर पढ़िए समय निकाल के, और वहाँ पे देखिए कितने ईजी तरीके से मैंने चीज़ों को आपको समझाया हुआ है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, मैथ्स के हैं, तब भी आपको सभी को वो चीज़ समझ में आ जाएगी ईजिली।
इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि अमित पूरा काम कितने दिन में करता है और रजत पूरा काम कितने दिन में करता है, ये हमको निकालना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि अमित कोई भी पर्सन किसी काम का कुछ भाग, जैसे यहाँ पे 1/2 भाग अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसको रिवर्स कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 × 10, यानी पूरा काम वो 20 दिन में करेगा। सिमिलरली जो रजत राज है वो 1/3 काम अगर 10 दिन में करता है तो पूरा काम वो 3 × 10 यानी 30 दिन में करेगा। अब इसका तरीका मैंने जो सिखा रखा है वो ये है, ये हो गया हमारा अमित, ये हो गया रजत राज। अमित को पूरे काम को करने में लगते हैं 20 दिन, रजत राज को लगते हैं 30 दिन। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे जो कि पूर्ण कार्य के बराबर होगा। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, क्योंकि बोला गया कि दोनों को काम में लगा दिया तो इन दोनों के काम का जो इफिशियंसी है, मतलब ये बेसिकली एक दिन का काम है, एक बार जाके टाइम एंड वर्क पढ़ो क्लियर हो जाएगा। एक दिन का काम है कि अमित अगर पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में वो 3 काम कर रहा है ना। रजत राज अगर पूरा काम 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर रहा है। तो अगर अमित एक दिन में 3 यूनिट, रजत एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और टोटल उनको करना कितना है, 60 यूनिट काम करना है। तो आप क्या करोगे, 60 को 5 में से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा आपका 12। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम एंड वर्क पहले पढ़ो, थोड़ा समय निकाल के सारी चीजें समझ में आपके आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं। यदि वह 20 अंक लाता है और 12 अंक से फेल हो जाता है तो उस विषय का पूर्णांक क्या होगा। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो a student needs 40% marks to pass in an exam. If he gets 20 marks and failed by 12 marks, then what is his maximum marks? तो हम इस केस में, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है, इसको मैक्सिमम मार्क्स को 100% मान के चलते हैं। ठीक है, तो 100% मैक्सिमम मार्क्स है उसके, ये मान के चलेंगे, और पास होने के लिए उसको 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 40% मार्क्स उसको चाहिए। ठीक है, या अगर आप इसको x से करना चाहते तो x से भी हम कर सकते हैं। चलो मैं पहले x से बता देता हूँ। हम मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो x, तो पास होने के लिए उसको कितने चाहिए, 40% ऑफ x। तो 40% ऑफ x बराबर, यदि वह 20 अंक लाता है और 12 अंक से फेल हो जाता है। अब देखो 40% ऑफ x से वो जस्ट पास होगा, और जस्ट पास होने के लिए उसको 20 मार्क्स तो उसको मिले हैं, तो 12 नंबर अगर आप और दे दोगे तो वो जस्ट पास हो जाएगा। यानी 40% ऑफ x की वैल्यू हो गई 20 + 12, तो ये हो जाएगा आपका 40/100 इंटू x इज इक्वल टू 20 + 12 आपका 32 हो गया। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 32 इंटू 100/40। 0 से 0 कट गया, 4 8 = 32, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स आ गए, यानी जो अधिकतम अंक आ गए वो आ गए 80, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके परसेंटेज भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत इजीली मैंने वहां पे आपको समझाने की कोशिश करी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है 25 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि एक छात्र के अंक 96 की जगह गलती से 69 पढ़े गए। अब नए सही औसत अंक क्या होंगे। तो औसत अंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत अंक कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है कि 25 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। और यह भी बोला गया है कि एक छात्र के 96 अंक की जगह 69 गलती से पढ़े गए, यानी जब 69 पढ़ा गया तब औसत आया 78.4। हम ये मान के चलते हैं कि जो 25 छात्रों में है वो जो अंतिम छात्र होगा, 25वां जो छात्र होगा उसके अंक हैं जो ये गलत पड़े गए, मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गए पहले स्टूडेंट के नंबर, ये प्लस दूसरे स्टूडेंट के नंबर, प्लस तीसरे स्टूडेंट के नंबर, प्लस चौथे स्टूडेंट के नंबर, ऐसे करते 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 जो 25वां स्टूडेंट है ये उसके नंबर है, तो इसके नंबर हमें पता है तो मैंने +69 लिख दिया। ठीक है, अपॉन क्या करेंगे, अपॉन 25 करेंगे हम लोग, कि भाई औसत ऐसे तो निकालते हैं कि 25 के नंबर प्लस अपॉन 25 इज इक्वल टू 78.4 आपको दिया हुआ है। तो यानी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि पहला स्टूडेंट प्लस दूसरा स्टूडेंट प्लस तीसरा स्टूडेंट प्लस फोर्थ स्टूडेंट का नंबर प्लस 25th स्टूडेंट के नंबर बराबर टोटल इन सबके नंबरों का योग कितना है, 78.4 इंटू 25, यही तो होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 चक्कों यानी 25 4 = 100, कैरी 10 हो गया, और 25 8 = 200 और 10 210 हो गया, कैरी आपका 21 हो गया। 25 6 150, 25 7 175, 175 में पहले 20 जोड़ेंगे 195, यानी हो गया 196। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, यानी जो आपका सम आ गया वो आ गया 1960। अब ध्यान दीजिएगा
एक से लेके यानी पहले स्टूडेंट के नंबर प्लस दूसरे स्टूडेंट के नंबर प्लस तीसरे स्टूडेंट के नंबर प्लस चौथे स्टूडेंट के नंबर, ऐसे कर करके 25वां स्टूडेंट जिसके 69 पढ़े गए तब आया 1960। ठीक है, 1960। तो अब वो कह रहा है कि 69 की जगह 96 पढ़ा गया, 69 की जगह मतलब 96 की जगह 69 गलती से पढ़ा गया, 96 की जगह 69 गलती से पढ़ा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना अधिक या कितना कम पढ़ा गया, यानी कम पढ़ा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले 96 में से 69 को माइनस कर देते हैं। 9 और 7 16 हो गया, 8 में से 6 गया 2, यानी 27 जो है कम पढ़ लिया गया था। तो यानी अब 27 अगर कम पढ़ लिया गया है तो इसमें यानी टोटल मार्क्स कितने होंगे, इतने तो नहीं होंगे, इसमें हमको 27 का एडिशन करना पड़ेगा, यानी 1960 प्लस 27। ठीक है, तो ये हो गया 7, 6 और 2 8, यानी जो टोटल मार्क्स हैं यानी पहला स्टूडेंट प्लस दूसरा स्टूडेंट प्लस तीसरा स्टूडेंट प्लस चौथे स्टूडेंट के नंबर, सभी के नंबर डैश 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 96, यानी जो अंतिम स्टूडेंट है उसका हमने करेक्ट कर लिया। तो अब मार्क्स कितने हो गए, 1987। इतना क्लियर हो गया सबको, है ना। तो जो टोटल नंबर है 25 छात्रों के वो इतने हैं और छात्र कितने हैं, 25 हैं। तो हमें क्या निकालना है, औसत, यानी हम 1987 को अब 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो 25 ये आपका 25 7 175 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, अब ये आपका 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नम 225 होता है, 25 9 225 हो गया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 25 6 150 होता है, 25 5 125 होता है, 25 4 तो अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 79.4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। होपफुली सबको समझ में आया होगा। पहले 25 विद्यार्थियों के अंकों का योग जब उसका हमने 69 पढ़ा था 96 की जगह, तो 1960 था। तो क्योंकि गलत पढ़ लिया था, 27 मार्क्स कम हो गए थे, 27 हमने बढ़ा दिए। और फिर औसत निकालने के लिए सभी 25 छात्रों के अंकों को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, दैट इज 79.48, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट सम बिकम्स 4 टाइम्स इन 15 ईयर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मैंने आपको कई बार ट्रिक बताई हुई है, हालांकि आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन जब भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, जैसे कि 2 गुना के लिए मैंने आपको क्या बताया, r इंटू टी इज इक्वल टू 100, 3 गुना के लिए r इंटू टी इज इक्वल टू 200, 4 गुना के लिए r इंटू टी इज इक्वल टू 300। तो ये 4 गुना बोला गया तो सीधे फॉर्मूला लगाइए, r इंटू टी इज इक्वल टू 300 हो गया। ठीक है, क्या बोला गया आपको, टाइम 15, टाइम की जगह 15 रख दीजिए, r गुना 15 बराबर 300। तो r बराबर हो जाएगा 300 बट्टा 15, यानी r बराबर हो जाएगा आपका 20%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। खाली क्यों डिफिकल्ट करना है जब हमारे पास तरीका है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए ही इसलिए जाते हैं जिससे कि चीजें आपकी आसान हो जाए। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे।